Good morning, students. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Okay. So, today we are going to start with the topic hematopoiesis. Okay. So, last class में मैंने एक टर्म तुम लोग को नहीं बताया, मेरे से स्किप हो गया था. दैट इज व्हाइट ब्लड सेल में एक प्रोसेस होता है. व्हाइट ब्लड सेल में एक कैपेबिलिटी होती है कि वो एक प्रोसेस करता है जिसको दैट इज टर्म्ड एज डाईपीडीएसिस. ठीक है, डाईपीडीएसिस. स्पेलिंग मैं स्पेल कर रही हूँ, DIAPEDESIS. ओके, सो डाईपीडीएसिस. सो ये एक कैपेसिटी होती है व्हाइट ब्लड सेल की कि वो अपने ब्लड वेसल से स्किप करके और जहाँ पे रिक्वायरमेंट है, जिस सेल में रिक्वायरमेंट है वहां तक पहुंच सकता है. ठीक है, तो इसको डिफाइन हम ऐसे करेंगे. डाईपीडीएसिस इज टर्म्ड एज द प्रोसेस in which white blood cell are able to slip into and out of the blood vessel. Okay, तो ये एक कैपेसिटी है, एबिलिटी है, ये एक आप बोल सकते हो कि कैरेक्टरिस्टिक है जो कि हम व्हाइट ब्लड सेल में देखते हैं कि जो व्हाइट ब्लड सेल है ब्लड वेसल से, जैसे एक ब्लड वेसल के अंदर आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट है, राइट. तो अपने ब्लड वेसल से बाहर भी निकल सकता है और बाहर से अंदर को भी आ सकता है ब्लड वेसल में. ठीक है, स्लिप इनटू एंड आउट ऑफ द ब्लड वेसल. ओके, तो बेसिकली ये जो डायपीडियसिस जो ये प्रोसेस है वो तब होता है जब किसी एक जगह पे इंजरी हुई है और उस जगह पे रीच करना है. ठीक है, तो ये प्रोसेस फॉलो करता है. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डब्ल्यूबीसी. एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी है. ठीक है, एंड एक और टर्म है पॉजिटिव कीमोटैक्सिस. पॉजिटिव कीमोटैक्सिस, ये डायपीडियसिस समझ में आ गया? Yes, ma'am. ओके, सो नेक्स्ट टर्म ये भी डब्ल्यूबीसी में ही है. ठीक है, तो ये है पॉजिटिव कीमोटैक्सिस. WBC can locate area of tissue damage and infection in the body by responding to certain chemicals that diffuse from the damaged cell. This capacity is called positive chemotaxis. तो हमारे जो WBC है ना, उसमें ये कैपेसिटी है कि वो जैसे जो सेल में इंजरी हो गया, जिस सेल में या जिस टिश्यू में इंजरी है वहां से कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं. ठीक है, तो वो ये WBC में कैपेसिटी है कि ये वो उस जगह से जो केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं ना उसको, या फिर कुछ भी जो जैसे सब्सटेंस रिलीज होते हैं, विच आई विल टेल यू इन हीमोपोइसिस. अभी जो हम हीमोपोइसिस पढ़ेंगे ना उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे. तो जो भी केमिकल रिलीज होता है ना उसको WBC डिटेक्ट करता है. ओके, सो दिस इज द कैपेसिटी ऑफ WBC टू डिटेक्ट ऑल दोस केमिकल्स एंड रीच टू दैट प्लेस. पहले वो डिटेक्ट करेगा कि यहाँ पे से कुछ केमिकल सब्सटेंस सेंस हो रहा है. दैट मीन्स कि वहां पे कुछ इंजरी हुआ है या फिर किसी फॉर्म का इन्फेक्शन हो गया है. ठीक है, तो उसके बाद वो क्या करता है, फिर WBC रिलीज हो जाता है और वहां रीच करता है. सो ये जो प्रोसेस है ये केमिकल्स को डिटेक्ट करने का और उस जगह तक पहुंचने का, उस साइट ऑफ एरिया तक पहुंचने का, सेल या टिश्यू जो भी है जो डैमेज साइट है उस तक पहुंचने के जो प्रोसेस को बोलते हैं कीमो पॉजिटिव कीमोटैक्सिस. ओके, स्पेलिंग मैं कर रही हूँ, POSITIVE पॉजिटिव, कीमो CHEMOTAXIS कीमोटैक्सिस. तो ये दो टर्म्स रह गए थे कल WBC में. सो नाउ WBC इज कंप्लीटेड और हम अभी स्टार्ट करेंगे हिमेटोपोइसिस से.
सो हिमेटोपोइसिस क्या है? ब्लड सेल फॉर्मेशन, ठीक है। जो ब्लड सेल फॉर्मेशन है उसको क्या बोलते हैं? हिमेटोपोइसिस बोलते हैं, ठीक है। ये हिमेटोपोइसिस या तो हमारे बोन मैरो में होता है या फिर हमारे माइलॉइड टिश्यू में होता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि जो हीमोसाइटोब्लास्ट, जो हीमोसाइटोब्लास्ट है ये एक न्यू टर्म है। सो जो भी all the forms of element arising from a common type of stem cells are called hemocytoblast। जो भी जो जनरेट होते हैं, जो सेल जनरेट होते हैं ना, जिस समय वो जनरेट हो रहे हैं, मतलब जैसे आप बोल सकते हो एक न्यूबॉर्न बेबी को क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूबॉर्न बोलते हैं, राइट। जो बेबी उसी समय जस्ट वन मंथ का होता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूबॉर्न बोलते हैं, राइट, इन्फेंट। तो ऐसे ही जो सेल, जो रेड ब्लड सेल जो न्यूली फॉर्म्ड होते हैं उसको क्या बोलते हैं? हीमोसाइटोब्लास्ट। हीमोसाइटोब्लास्ट, आई एम स्पेलिंग इट HEMOCYTOBLAST। तो हिमेटोपोइसिस में बेसिकली क्या होता है? हीमोसाइटोब्लास्ट बनते हैं, ओके। और ये हीमोसाइटोब्लास्ट कहाँ से बनते हैं? तो दो तरह ये जहां फॉर्म होता है ना उसको बोलते हैं स्टेम सेल, ठीक है। अब हम स्टेम सेल क्या होते हैं? दो टाइप के स्टेम सेल होते हैं, ठीक है, जहां से ये हीमोसाइटोब्लास्ट बनते हैं। सो दे आर फर्स्ट, जो फर्स्ट है वो है लिम्फोइड स्टेम सेल और दूसरा है माइलॉइड स्टेम सेल। तो हमने अभी पढ़ा ना, अभी जस्ट मैंने बताया ना तुम लोग को दैट की जो रेड ब्लड सेल है उसका फॉर्मेशन को हीमोपोइसिस बोलते हैं। और हीमोपोइसिस इज अकर इन रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो में होता है और माइलॉइड टिश्यू में होता है, साइड, राइट। सो जो ये सेकेंड वन इज फर्स्ट, जहां पे ये हीमोसाइटोब्लास्ट फॉर्म होता है, द फर्स्ट साइट इज lymphoid stem cell and the second site is myeloid stem cell। तो जैसे lymphoid stem cell है तो उसमें क्या बनेगा? lymphocytes बनेंगे, ठीक है। जो हमारे बॉडी में जो lymph फ्लो करता है ना उसके सेल बनते हैं, फाइन। Yes, ma'am. हाँ, और जो माइलॉइड स्टेम सेल है उसमें हमारे क्या बनते हैं? ब्लड फॉर्म होता है। तो ब्लड दो जगह फॉर्म होता है, एक है हमारे बोन मैरो में, रेड बोन मैरो, एंड द अनदर इज माइलॉइड स्टेम सेल। तो अभी तुम लोग को स्टेम सेल भी समझ में आ गया कि स्टेम सेल क्या होता है। बेसिकली जहां पे ब्लड फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, न्यूली ब्लड फॉर्म स्टार्ट होता है, ठीक है, फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। तो फर्दर वो दो टाइप के होते हैं, एक लिम्फोइड स्टेम सेल आ जाता है और एक माइलॉइड स्टेम सेल होता है। तो लिम्फोइड स्टेम सेल में क्या बनते हैं? लिम्फोसाइट्स बनते हैं विच हेल्प्स इन लिम्फ फॉर्मेशन, ठीक है, फर्दर लिम्फ फॉर्म करता है। और माइलॉइड स्टेम सेल में क्या बनते हैं? ब्लड सेल्स बनते हैं, ठीक है। सो नाउ फर्स्ट वी विल सी, अभी हमने ब्लड सेल का फॉर्मेशन अब हम देखेंगे। तो फर्स्ट में क्या है? रेड ब्लड सेल को कैसे फॉर्म होता है? तो हमको ऑलरेडी पता है कि रेड ब्लड सेल क्या होता है? इन्यूक्लिएटेड होता है, मतलब उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, राइट। तो उस न्यूक्लियस क्यों नहीं होता है? उसका सबसे मेन रीजन ये है कि अगर सेल ऑलरेडी इज वेरी स्मॉल इन साइज, राइट, उसमें अगर न्यूक्लियस होगा तो इट कैन नॉट बी कैरिंग हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का भी अपना एक साइज होता है, ठीक है। तो इसीलिए रेड ब्लड सेल एन्यूक्लिएटेड होता है ताकि वो हीमोग्लोबिन को कैरी कर सके, फाइन। सो जैसे ये हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा आरबीसी के पढ़ने के टाइम में दैट दे आर एन्यूक्लिएटेड। तो एज दे आर एन्यूक्लिएटेड तो उसका कुछ डेफिशिएंसी भी होगा ना, मतलब उसका कोई ड्रॉबैक भी होगा, कुछ उसमें कमी भी होगी, क्योंकि न्यूक्लियस ही नहीं है। एक ऐसा सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस ही नहीं है, एंड न्यूक्लियस इज कंसिडर्ड एज द सेंटर ऑफ अ सेल, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वही नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता है आरबीसी में, ठीक है। सो आरबीसी इज अनेबल टू सिंथेसिस प्रोटीन। बाकी सारे सेल्स प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं, एटलीस्ट इतना प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं कि वो अपने यूज में ला सके, ठीक है, खुद के यूज के लिए सेल प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं, बट आरबीसी बिल्कुल से नहीं कर सकता है, ठीक है। आरबीसी में कैपेसिटी भी नहीं होता कि लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करे, ठीक है, और डिवाइड भी नहीं हो पाता है प्रॉपरली आरबीसी, ओके।
सो दैट्स वाई इसका जो लाइफ स्पैन होता है सबसे कम होता है, डेट इज 100 to 120 डेज का होता है। ये हमने ऑलरेडी देख लिया था, राइट। देन जो आरबीसी है, जैसे आफ्टर 120 डेज फिर क्या होता है, ये फिर से मतलब ये हमारे ये जो आरबीसी डेथ हो चुकी है, जिसका लाइफ साइकिल या लाइफ स्पैन खत्म हो चुका है, लॉस्ट सेल्स आर रिप्लेस्ड मोर और लेस कंटिन्यूअसली बाय द डिवीजन ऑफ हीमोसाइटोब्लास्ट इन द रेड बोन मैरो। जो आरबीसी लॉस्ट हो चुका है उसको क्या होता है, वो कंटिन्यूअसली रेड बोन मैरो में उसका डिवीजन के थ्रू नया आरबीसी फॉर्म होना स्टार्ट रहता है। फाइन। देन इज इमेच्योर आरबीसी। अब इमेच्योर आरबीसी कौन से होते हैं, ठीक है। डेवलपिंग आरबीसी developing RBC divide many times and then begin synthesis huge amount of hemoglobin। तो immature RBC वो होते हैं, जैसे ना जो RBC केपेबल है कि वो डिवाइड भी हो सके, क्योंकि जब एक बार RBC मेच्योर हो गया, वैसे भी RBC का कैपेसिटी बहुत कम होता है। अभी अभी मैंने बताया कि डिवाइड करने का, ठीक है, बिकॉज इसमें न्यूक्लियस नहीं है, इसकी वजह से इसमें प्रोटीन सिंथेसिस भी नहीं होता और डिवाइड करने का भी इसका कैपेसिटी नहीं होता है। बट फिर भी अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट ये डिवाइड कर सकता है, वो भी कुछ, ठीक है। और जो वो कुछ आरबीसी है वो है, दे आर कॉल्ड, जो डिवाइड कर, दे व्हिच आर कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग और अंडरगोइंग द प्रोसेस ऑफ डिवीजन इज टर्म्ड एज इमेच्योर आरबीसी, ठीक है। उनको हम इमेच्योर आरबीसी बोलते हैं, जो डिवीजन में जा सकते हैं, ठीक है। बेसिकली ये जो इमेच्योर आरबीसी है, व्हाई दे डिवाइड, ताकि वो प्रॉपर अमाउंट में डिवाइड हो करके अच्छे से और हीमोग्लोबिन कैरी कर सके, ठीक है। अगर हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन का रिक्वायरमेंट ज्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा, आरबीसी जो इमेच्योर आरबीसी है, दे विल स्टार्ट डिवाइडिंग। ओके, यहाँ तक समझ में आया? Yes, ma'am. Okay. Now there is another term that is called reticulocyte. Reticulocyte. So write down reticulocyte. Reticulocyte. Okay. So जैसे when enough hemoglobin has been accumulated and the nucleus and most organelles are rejected and the cell collapse inward, the result is the young RBC called a reticulocyte becomes, it still contains some rough endoplasmic reticulum, ठीक है। जैसे कि सपोज डिवीजन भी हो गया और पूरे बॉडी में इनफ ऑफ हीमोग्लोबिन है, तो उसके बाद क्या होता है, और जैसे इतना हीमोग्लोबिन है कि अब रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे बॉडी को, ठीक है, क्योंकि ब्लड जो है वो हीमोग्लोबिन इसीलिए डिवाइड, आरबीसी डिवाइड होके हीमोग्लोबिन कैरी कर सके, इसीलिए वो डिवाइड हो रहा है, राइट। अब रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसके बाद क्या होता है, जब अब रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गया, ठीक है, बॉडी का रिक्वायरमेंट नहीं है, हमको हीमोग्लोबिन चाहिए, तो नाउ व्हाट इट विल डू, इट विल स्टॉप डिवीजन, अपना जो डिवाइड होना ये स्टॉप कर दे, स्टॉप हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट उसमें क्या होता है, जो स्टॉप हो गया, जो मेच्योर आरबीसी है, उसमें क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जनरेट होने लग जाता है, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा है ना, सेल में आपने पढ़ा, उसके बाद उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगा, ठीक है। एंड दैट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑल्सो क्या है, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो जो आरबीसी जिसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, दैट इज कॉल्ड रेटिकुलोसाइट। और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है कि डिवीजन के बाद जब हमारे बॉडी में इनफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन हो गया, उसके बाद जब वो सेल डिवाइड होना बंद हो जाता है, देन उसमें क्या होता है, रेटिकुलो क्या है ये, रेटिकुलोसाइट फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, और दैट रेटिकुलोसाइट इज ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। और इसी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो रेड ब्लड सेल में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलते हैं, उस सेल को बोलते हैं रेटिकुलोसाइट। फाइन। Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट इज मेच्योर इरिथ्रोसाइट। मेच्योर इरिथ्रोसाइट मतलब है कि जो हमारा रेड ब्लड सेल है वो कब, जब वो मेच्योर हो चुका है, ठीक है, विद इन 2 days ऑफ रिलीज दे हैव रिजेक्टेड द रिमेनिंग rough endoplasmic reticulum and
and have become fully functional erythrocyte. The entire developmental process from hemocytoblast to mature RBC takes 3 to 5 days. ठीक है, जब जैसे वो डिवाइड भी हो गया, उसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बन गया, ठीक है, उसने हेमोग्लोबिन भी पूरा सफिशिएंटली बॉडी में कैरी कर लिया, उसके बाद क्या होता है, जो है हीमोसाइटोब्लास्ट है वो क्या बन जाता है, मेच्योर आरबीसी बन जाता है, ठीक है। और ये जो पूरा एक प्रोसेस है वो कितना टाइम लेता है, 3 to 5 डेज, 3 to 5 डेज का टाइम लेता है ये। तो उसके बाद क्या हो जाता है, दैट सेल विल बी टर्म्ड एज मेच्योर आरबीसी और मेच्योर इरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टर्म इज इरिथ्रोपोइटिन, इरिथ्रोपोइटिन, ERYTHROPOIETIN, erythropoietin. The rate of erythrocyte production is controlled by a hormone called erythropoietin. तो जो हमारा रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन है ना, उसका फॉर्मेशन भी एक हार्मोन कंट्रोल करता है, दैट हार्मोन इज टर्म्ड एज इरिथ्रोपोइटिन। तो इरिथ्रोपोइटिन क्या है, बेसिकली इज ए हार्मोन जो कि जो भी ब्लड सेल है, नॉट ओनली रेड ब्लड सेल, इवन व्हाइट ब्लड सेल का फॉर्मेशन में भी इरिथ्रोपोइटिन, नो, रेड ब्लड सेल के उसमें थ्रोम्बोप्रोटीन हेल्प करता है, जो इसमें रेड ब्लड सेल में हेल्प करता है वो है इरिथ्रोपोइटिन। ओके, तो इरिथ्रोपोइटिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इफ there will be a question ki which hormones regulate the formation of RBC, you have to write down erythropoietin, ठीक है। आया समझ में, इरिथ्रोपोइटिन समझ में आ गया कि एक ये हार्मोन है जो कि किसके रेगुलेशन को कंट्रोल करता है, आरबीसी के रेगुलेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। Yes, ma'am. Okay, now we will see control of RBC production. So the control of RBC production is based on their ability to transport enough oxygen to meet the body demand. तो बेसिकली अगर हम ये बोलेंगे कि आरबीसी कितना प्रोड्यूस होगा बॉडी में, ठीक है, तो बेसिकली वो डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी को कितना ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगर बॉडी का ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा तो डेफिनेटली सेल विल डिवाइड एंड द बोन मैरो एंड माइलॉइड जो सेल है वो क्या करेंगे, आरबीसी ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। तो बेसिक जो इसका जो बेसिक वो है ये है कि कितना रिक्वायरमेंट है बॉडी को ऑक्सीजन का, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आरबीसी कितना प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो आरबीसी का प्रोडक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, कि ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट कितना है बॉडी का, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आरबीसी का प्रोडक्शन कितना होगा। अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो इसका मतलब हमारी बॉडी को हीमोग्लोबिन ज्यादा चाहिए, हीमोग्लोबिन ज्यादा चाहिए तो आरबीसी का प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। और अगर आरबीसी का प्रोडक्शन कम है, अगर ऑक्सीजन का डिमांड कम है बॉडी को, तो आरबीसी का प्रोडक्शन भी कम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। जो फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स हम लोग साथ साथ में ही देखेंगे, क्योंकि इन लोग का सेम दोनों का ही फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स का जो भी सिस्टम है वो सेम है, ठीक है। ये रेड ब्लड सेल का समझ में आ गया, एरिथ्रोसाइट्स का समझ में आ गया। Yes, ma'am. Now we will see, right, we will see the production of व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट। तो व्हाइट ब्लड सेल और जो प्लेटलेट है ना, उसका प्रोडक्शन को
द फॉर्मेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स इज स्टिमुलेटेड बेसिकली बाय हार्मोन। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है उसके हार्मोन्स पे, ठीक है। सो द हार्मोन विच इज वर्किंग इज थ्रोम्बोपोइटिन। उसमें क्या था, इरेथ्रोपोइटिन था रेड ब्लड सेल में, और जो व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स है उसके लिए थ्रोम्बोपोइटिन है, ठीक है। स्पेलिंग इज THROMBOPOIETIN, thrombopoietin. So first we will see thrombopoietin. The hormone thrombopoietin accelerate the production of platelet, but little is known about how that process is regulated. तो जो thrombopoietin है वो बेसिकली क्या करता है, प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है और अलॉन्ग विद स्टिमुलेशन रेगुलेट भी करता है, ठीक है। बट इसका जो एक प्रोसेस होता है ना, वो टिल नाउ इट्स नॉट कंप्लीटली नोन नहीं है, ठीक है। जो इसका प्रोसेस है थ्रोम्बोपोइटिन कैसे रेगुलेट करता है ये कंप्लीटली क्लियर नहीं है। तो आपको सिर्फ इतना जानना जरूरी है कि जो हार्मोन थ्रोम्बोपोइटिन है वो रेगुलेट करता है WBC और प्लेटलेट के प्रोडक्शन को, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर एंड इंटरल्यूकिन। जो दूसरा फैक्टर है, फर्स्ट फैक्टर तो क्या हो गया, थ्रोम्बोपोइटिन हो गया विच इज अ हार्मोन, ठीक है। जो सेकंड फैक्टर है उसको हमने टर्म किया है, यहाँ पे टर्म दिया है कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स इंटरल्यूकिन। Colony factors and interleukins are not only red bone marrow to turn out leukocytes, but also marshal up an army towards enhance the ability of the mature leukocytes to protect the agent. व्हाइट ब्लड सेल प्रोड्यूस करे। और कब एक्सेलरेट करता है, कब एक्सेलरेट करेगा, जब हमको ये हमने अभी एक टर्म पढ़ा ना, मतलब अभी मैंने आपको एक रिवाइज कराया था जो पॉजिटिव कीमोटैक्सिस टर्म बताया था ना। जैसे अगर सेल को कहीं पे डैमेज हो गया, इंजरी है, इन्फेक्शन हो गया, कुछ भी है कहीं भी एक साइट में, ठीक है, वहां से कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं। तो जैसे ही ये केमिकल हमारा बॉडी डिटेक्ट करता है तो ये हमारा जो बोन मैरो है उसको एक सिग्नल मिल जाता है दैट अभी क्या है, व्हाइट ब्लड सेल प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो ये व्हाइट ब्लड सेल प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है ज्यादा अमाउंट में, ठीक है। और जो ये व्हाइट ब्लड सेल जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कहाँ रीच करेगा, उस पर्टिकुलर साइट में रीच करेगा जहां से वो केमिकल रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। समझ में आया? तो दिस इज कॉल्ड कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। समझ में आया? समझ में आया या नहीं आया? Yes, मैम एक ma'am. बार रिपीट कर दीजिए। मैम नहीं आया, एक बार रिपीट कर दीजिए। तो मैं एक बार अच्छे से रीड करके सुनाती हूँ, रीड करूंगी तो आएगा, फिर मैं फैक्टर्स एंड इंटरल्यूकिन्स। Interleukins spelling is INTERLEUKINS. So interleukins are basically cytokinins, ठीक है। So these colony stimulating factors and interleukins are not only promote red bone marrow to turn out leukocytes, but also helps and mash up an army of WBC towards of attack by enhancing the ability of the mature leukocytes to protect the body. So basically जो ये हमारा कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स हैं या फिर जो इंटरल्यूकिन्स है ना, जैसे ही हमारी बॉडी में कोई इंजरी हुआ या फिर कोई इन्फेक्शन है, ठीक है, और वहां से कोई केमिकल रिलीज हो रहा है, मैंने बताया ना कि जो केमिकल रिलीज होता है उसको क्या होता है, वो WBC डिटेक्ट कर लेता है और वहां रीच कर लेता है, ठीक है। तो जो केमिकल डिटेक्ट हुआ वो क्या होता है कि जैसे ही हमको ब्रेन को स्टिमुलेशन मिलता है कि इधर इंजरी हो गया है या फिर यहाँ पे कोई इन्फेक्शन कॉज हो गया है या फिर बॉडी में सपोज करो कोई डिजीज कंडीशन या कोई ऑर्गेनिज्म एंटर कर गया, फॉरेन ऑर्गेनिज्म है ना,
और कोई डिजीज डेवलप हो सकता है, तो जैसे ही ये सिग्नल ब्रेन को मिलता है, वो सिग्नल्स डायरेक्ट सेंड करता है बोन मैरो को। ओके, तो उसी समय क्या होता है कि बोन मैरो डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन क्या कर देता है, बढ़ा देता है। जितना प्रोडक्शन डब्ल्यूबीसी का हो रहा है, उससे नंबर में बढ़ जाएगा। कौन सा इसीलिए कौन सा अगर फीवर है या फिर कोई इन्फेक्शन है तो जब ब्लड टेस्ट कराते हैं तो डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ा हुआ आता है। देखा है ना, मतलब अगर कोई इन्फेक्शन है या कोई प्रॉब्लम है तो डब्ल्यूबीसी का काउंट हमेशा बढ़ा हुआ आएगा। क्यों आ रहा है? क्योंकि कोई इन्फेक्शन है बॉडी में, इसलिए डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ गया, ताकि हमारे बॉडी में, और डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ा है तो इसका मतलब हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये जो फैक्टर्स, जो केमिकल्स हैं, जो फैक्टर्स रिलीज हो रहे हैं ना, और जो स्टिमुलेट कर रहा है डब्ल्यूबीसी नहीं सॉरी बोन मैरो को डब्ल्यूबीसी प्रोड्यूस करने के लिए, ये कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, टर्म्ड एज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। जैसे कहीं इंजरी हुई, इन्फेक्शन हुआ, ओके, वहां से केमिकल रिलीज हुआ, उसको डिटेक्ट किया, और उसके बाद क्या हुआ कि बोन मैरो ने डब्ल्यूबीसी प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया। ठीक है, ताकि क्या कर सके, क्यों डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ताकि हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके। फाइन, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके, किसी भी फॉर्म को ऑफ इंजरी है या फिर किसी सेल में कोई इन्फेक्शन हो गया है तो उससे प्रोटेक्ट कर सके, फर्दर वो स्प्रेड आउट ना हो बॉडी में, राइट। इसीलिए डब्ल्यूबीसी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, ताकि हमारे बॉडी सेफ रहे। तो दिस प्रोसेस, होलसम प्रोसेस इज टर्म्ड एज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स। तो ये ही दो चीजें रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, एक तो कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स है, और जो दूसरा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो है थ्रोम्बोपोइटिन हार्मोन, फॉर्मेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स में। अभी समझ में आया कॉलोनी स्टिमुलेटिंग हार्मोन फैक्टर, समझ में आया अभी? यस मैम अभी आ गया ना? यस मैम। यस मैम बहुत ही शॉर्ट टर्म में बोलो, बहुत शॉर्ट में बोले तो कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स ये फैक्टर है जिसमें कि हमारा जो बोन मैरो है वो डब्ल्यूबीसी प्रोडक्शन बढ़ा देता है। ठीक है, ताकि किसी भी इन्फेक्शन से या किसी भी कंडीशन से हमारा बॉडी फाइट कर सके। ठीक है, अगर पूरा नॉर्मली बोला जाए, अदरवाइज तो इसमें अगर वुंड हो गया, उससे जो भी केमिकल रिलीज हो रहा है उसको डिटेक्ट करना है, वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस आ जाएगा। बट बेसिक चीज ये है, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर इज दिस मच ओनली, कि बोन मैरो ज्यादा डब्ल्यूबीसी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है, ताकि जो भी इन्फेक्शन है या फिर कुछ भी है, फॉरेन ऑब्जेक्ट ऑर्गेनिज्म है, उसके अगेंस्ट फाइट आउट कर सके हमारी बॉडी। फाइन, यस मैम ओके। सो नेक्स्ट, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया, हीमोपोइसिस कंप्लीट हो गया है। ठीक है, हीमोपोइसिस क्या था, मैंने बताया था आप लोगों को, प्रोडक्शन ऑफ सेल, ब्लड सेल। नेक्स्ट टर्म इज हीमोस्टेसिस। ओके, नेक्स्ट इज हीमोस्टेसिस। अभी टाइम है, हम पढ़ सकते हैं, आज ही कंप्लीट कर लेंगे हीमोस्टेसिस भी। सो बेसिकली हीमोस्टेसिस क्या होता है? हीमोस्टेसिस इज अ प्रोसेस टू प्रिवेंट एंड स्टॉप ब्लीडिंग। ठीक है, जो भी हम ब्लड सेल का जो डैमेज होता है, एंड कीप ब्लड विद इन अ ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लीडिंग को रोकने का जो प्रोसेस है, या फिर जो ब्लड वेसल का जो लॉस हो रहा है ना, उसको प्रोटेक्ट करने को क्या बोलते हैं? हीमोस्टेसिस। सो वी विल स्टार्ट हीमोस्टेसिस। The multiple step process of hemostasis begins when a blood vessel is damaged and connective tissue in the blood vessel is exposed to blood. तो hemostasis का process कब start होता है? जब हमारा इंजरी हो जाएगी ब्लड वेसल में। ठीक है, एनी सॉर्ट ऑफ इंजरी है, या जिसकी वजह से हमारा ब्लड वेसल डैमेज हो गया है,
तो हीमोस्टेसिस स्टार्ट हो जाता है। तो हीमोस्टेसिस में क्या होता है, फर्स्ट में इंजरी हो गया, ठीक है, उसकी वजह से थोड़ी देर में क्या होने लग जाएगा, वैस्कुलर स्पाज्म होने लगेगा। वैस्कुलर स्पाज्म का मतलब होता है कि जो वो एरिया है वो क्या होने लग जाता है, सिकुड़ने लग जाता है। मतलब जो जिस एरिया में सपोज करो अगर फिंगर में इंजरी हो गई, ठीक है, फिंगर में चोट लग गया आपके किसी भी फिंगर में, तो क्या होगा, उसमें जितने भी ब्लड वेसल्स है ना वो थोड़ी देर के बाद स्पैज्म करने लग जाएंगे, सिकुड़ने लग जाएंगे, ताकि एक्सेसिव ब्लड लॉस ना हो, ठीक है। थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट रिस्पांस तो बॉडी का ये होता है कि वेस्कुलर स्पाज्म हो जाता है, ब्लड वेसल मतलब सिकुड़ने लग जाते हैं ताकि एक्सेसिव ब्लड लॉस ना हो। सेकंड जो होता है, हमारे जितने भी मैंने बताया था ना जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, ये हम लास्ट में एक बार मैं तुम लोगों को बता दूंगी, जब ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा ना, तो क्लॉटिंग फैक्टर्स जो 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स है वो मैं बता दूंगी, या फिर इसी के साथ मैं नोट्स में लिखवा दूंगी, ठीक है, तुम लोगों को। तो जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं ना, 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स दैट वर्क्स टुगेदर, और वो क्लॉट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, क्लॉटिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। तो जो क्लॉटिंग का प्रोसेस होता है ना, उसमें क्या होता है, एक काइंड ऑफ प्लेक फॉर्मेशन होने लग जाता है, ठीक है, प्लेटलेट का एक परत टाइप की जमने लग जाती है, बट अभी भी कंप्लीट ब्लड फ्लो होना रुका नहीं है, ठीक है। और लास्ट में क्या हो जाता है, जब वो जो प्लेक फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो जाता है, मतलब उसमें एक थिकनेस आ जाती है, तो दैट इज टर्म एज फिब्रिन, ठीक है। जब उसमें एक थिकनेस आ जाती है तो उसको फिब्रिन बोलते हैं, और तब क्या हो जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट यस आप मैम। देखेंगे हीमोस्टेसिस में, ये तो मैंने तुम लोगों को जर्नल टर्म में बता दिया, ठीक है, नॉर्मल वे में बता दिया। अब मैं तुम लोगों को फर्स्ट स्टेप क्या बताया था मैंने, वेस्कुलर स्पाज्म। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, वेस्कुलर स्पाज्म कैसे होता है, ठीक है। द इमीडिएट response of blood vessel injury is vasoconstriction, which causes that blood vessels to go into spasm, and the spasm narrows the blood vessels, decreasing blood loss until clotting can occur. तो ब्लड वेस्कुलर स्पाज्म में मैंने क्या बताया था कि जैसे ही कोई इंजरी होती है, जो सबसे इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है ब्लड वेसल का, वो क्या होता है कि वेसो कंस्ट्रिक्शन, वेस्कुलर स्पाज्म होना, वेसो कंस्ट्रिक्शन, ठीक है। वेसल्स जो है हमारी, वो वहां पे जितनी भी ब्लड वेसल्स है वो क्या हो जाएंगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, ठीक है, सिकुड़ने लग जाएंगी। उसी को वेस्कुलर स्पाज्म भी बोलते हैं और वेसल कंस्ट्रिक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो कॉन्स्ट्रिक्ट होने लग जाएंगी ताकि ब्लड लॉस ज्यादा ना हो। और वो कब मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट इसलिए होती है कि तब, ताकि जब तक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स जनरेट होना स्टार्ट हो, तब तक वो ब्लड लॉस बॉडी से कम कर सके, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेस्कुलर स्पाज्म, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप इज ओके, सॉरी। सो नेक्स्ट इज प्लेटलेट प्लैक फॉर्मेशन। फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया ना, बहुत इजी है। वेस्कुलर स्पाज्म ऑकर, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, वेस्कुलर स्पाज्म हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप आप लिख सकते हो आइदर वेस्कुलर स्पाज्म, और यू कैन राइट डाउन वेस्कुलर स्पाज्म अकर्स, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, प्लेटलेट प्लैक फॉर्मेशन। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, प्लेटलेट प्लैक फॉर्मेशन। इसमें क्या हो जाता है कि इंजरी टू द इनर injury to the lining of vessel exposes collagen fibers, that is platelets, adheres to the damaged site and platelet plaque formation forms. तो बेसिकली इसमें क्या होता है ना, अभी क्लॉटिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, तो मगर हमको ब्लड को फ्लो होने से भी रोकना है, तो बॉडी क्या करता है कि जो कोलेजन फाइबर है उसको
सेक्रीट करना शुरू कर देता है, ठीक है। हमारे जो ब्लड वेसल में जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं ना, उसको सेक्रीट करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक तरह से जो ब्लड फ्लो है वो कम हो जाता है, ठीक है। जितना स्पीड में, जैसे फर्स्ट टाइम में जैसे ब्लड कट अगर चोट लगती है तो जैसे एकदम इमीडिएटली ब्लड जितना निकलता है उतना नहीं निकलता ना, थोड़े टाइम के बाद थोड़ा कम हो जाता है ब्लड फ्लो होना, ठीक है। तो दैट इज टर्म्ड एज प्लेटलेट प्लैक फॉर्मेशन, कि प्लेटलेट की वजह से एक जो ब्लड फ्लो है वो कम हो जाएगा। और मतलब अगर देखो वो डिपेंड करता है कि कम हो रहा है या क्या है। किसी किसी केस में अगर आपका घाव छोटा सा है ना, छोटा सा घाव है किसी को, अगर वुंड इज वेरी स्मॉल, तो क्या होगा कि वो रुक भी सकता है ब्लड फ्लो होना। बट अगर रोड एक्सीडेंटल केस है या फिर ऐसे केसेस हैं कि जिसमें ज्यादा इंजरी हुई है, ठीक है, सीवियर इंजरी है, तो उसमें क्या होगा कि एकदम से ब्लड रुकेगा नहीं, बट उसका फ्लो फिर भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो दैट सेकेंड इज टर्म्ड एज प्लेटलेट प्लैक फॉर्मेशन। और थर्ड क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग और कोगुलेशन इवेंट्स अकर। या तो फिर आप थर्ड स्टेप को लिख सकते हो ब्लड क्लॉटिंग, और आप लिख सकते हो कोगुलेशन, COAGULATION, कोगुलेशन इवेंट्स अकर, ठीक है। तो कोगुलेशन बेसिकली क्या होता है, जो ब्लड क्लॉटिंग का जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, कोगुलेशन बोलते हैं, ठीक है। Clotting of blood, the process of clotting of blood is termed as coagulation. जैसे इंजरी हो गई, ठीक है, the injured tissues are releasing tissue factors, a substance that play an important role in the clotting. तो जैसे ही इंजरी हो गई, साथ साथ में क्या होता है, प्लैक फॉर्मेशन होगा, ठीक है, ब्लड वेसल स्पाज्म करेंगी, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप प्लैक फॉर्मेशन होने लगेगा। थर्ड स्टेप क्या होगा कि हमारा जो टिश्यू है वो टिश्यू फैक्टर रिलीज करने लग जाता है, ठीक है। जैसे इंजरी हुई ना, टिश्यू फैक्टर रिलीज करने लगेगा। और टिश्यू फैक्टर क्या करते हैं, ये क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर्स रिलीज होंगे, मेनली जो बहुत एक्टिवली वर्क करते हैं वो है प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, थ्रोम्बिन, फिब्रिनोजेन, फिब्रिन, सीरम, ये सब रिलीज होने लग जाएंगे। और क्या होगा कि एक वहां पे एक फिब्रिन टाइप का फॉर्म हो जाएगा एट द एंड, और क्या होगा, क्लॉटिंग हो जाएगी और ब्लड फ्लो होने से बंद हो जाएगा। जहां पे कंप्लीट ब्लड लॉस होना रुक जाता है जिस टाइम पे, तो इसका मतलब ब्लड क्लॉट हो चुका है, ठीक है। और जो ये क्लॉटिंग का प्रोसेस है वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो कौन कौन से, वैसे तो पूरा 13 के 13 फैक्टर्स वर्क करते हैं, ठीक है, जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है ना 13, ऑल 13 फैक्टर्स वर्क टुगेदर। बट जो मोस्ट प्रोमिनेंटली वर्क करता है ना, जैसे एक विटामिन के वर्क करता है इसमें, ठीक है, विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा हो गया प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, नेक्स्ट इज थ्रोम्बिन, नेक्स्ट इज फिब्रिनोजेन, फिब्रिन। ये सब क्या करते हैं, एक क्लॉटिंग फैक्टर। और अगर आपने देखा भी होगा तो जब कट लग जाता है, अगर आपने नोटिस किया है तो कट लगता है, जब उसमें ब्लड बहना अपने आप बंद हो जाता है ना, छोटा सा भी अगर कट लगा है तो ब्लड जब इस टाइम पे थोड़ी देर के बाद वो बहना जो होता है वो बंद हो जाता है, तो ऊपर से आप देखोगे कि एक वाइट तो नहीं होता, थोड़ा येलोइश, लाइट येलो या क्रीमी कलर का एक कुछ कोट टाइप का जम जाता है, राइट, दैट इज फिब्रिन। जो वो जमा है ना उसको क्या बोलते हैं, फिब्रिन बोलते हैं। और वो फिब्रिन क्या है, एक प्रोटीन है, ठीक है। और उसका जो क्या होता है ना, ये इनसॉल्युबल होता है, ये जल्दी डिसॉल्व नहीं होता है। ये प्रोटीन होता है जो कि डिसॉल्व नहीं होता और हमारे बॉडी खुद प्रोड्यूस करता है। और इसका ना जो, अगर आप इसको स्कोपिकली देखो, माइक्रोस्कोप के अंदर देखो इस फिब्रिन को, तो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, पतला पतला हेयर जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, जो कि ना जाली जैसा बना देता है, मैस काइंड ऑफ फॉर्म करता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड बहना जो है रुक जाता है, क्योंकि ब्लड, मैंने बताया ना कि कंपेयर टू वाटर ब्लड क्या होता है, थिक होता है, ठीक है। तो ये मैस में फंस के क्या होगा, फिर ब्लड फ्लो करना रुक जाएगा। उसका जो इंटेंसिटी है जिससे वो फ्लो कर रहा है
वो रुक जाएगा और थोड़े टाइम के बाद में क्या हो जाएगा, ब्लड क्लॉट हो जाएगा, कंप्लीट ब्लड फ्लो करना बंद हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? यस मैम। हीमोस्टेसिस पूरा समझ में आ गया ना? देखो कुछ भी नहीं है हीमोस्टेसिस में, ठीक है, सिर्फ 3 स्टेप है, ये याद रखना अच्छे से। वेस्कुलर स्पाज फर्स्ट स्टेप, सेकेंड इज प्लेटलेट प्लेग फॉर्मेशन, थर्ड इज ब्लड क्लॉटिंग, और आप ब्लड क्लॉटिंग वाले स्टेज को भी बोल सकते हो कोगुलेशन इवेंट अकर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया ना? यस मैम। हाँ, एक बार अभी थोड़ा रिवाइज कर लो जो आज हमने देखा है। अगर कहीं पे कोई डाउट है तो मुझे पूछ लेना, मैं तब तक अटेंडेंस ले रही हूँ, क्योंकि नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ब्लड ग्रुप, ह्यूमन ब्लड ग्रुप एंड ब्लड टाइपिंग, जो ब्लड टाइप है, और ह्यूमन ब्लड ग्रुप, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक साथ में ही हम कवर कर लेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में आपका ये यूनिट कवर हो जाएगा। तब मेरा फिर ये, उसके बाद हम लोग एक टेस्ट दोगे तुम लोग इस यूनिट का? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो मैं एक दिन ना टेस्ट भी लूंगी तुम लोगों का। 10-12 MCQ दे देंगे बस, उसी में कर लेंगे। ठीक है, ओके मैम। हाँ 10 ओके मैम। MCQ इज इनफ। 10 MCQ दे करके हम लोग कर लेंगे इसको, वो मैं देखूंगी कि किस दिन करना है। बट जैसे ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा ना, मेरे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट जो भी क्लास होगा, आई थिंक कल भी है हमारा क्लास, तो कल ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद आप लोग मगर प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना इसको। तो मैं किसी भी दिन ये लूंगी तुम लोगों का टेस्ट। ठीक है, मैंने क्योंकि अभी ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है, तो मैं किसी भी दिन आप लोगों का टेस्ट लूंगी। और देखो कुछ अगर डाउट है तो पूछो मुझसे। अभी क्विक रिवीजन करो, 2 मिनट में रिवाइज करो एक बार। कोई डाउट है किसी को भी? नो मैम। ओके, ठीक है, तुम लोग पढ़ते रहो, ये जितना भी पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ते रहो। डेली डेली का नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब बुक से पढ़ना। ये लास्ट में, ये जिस दिन यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, मैं तुम लोगों को पूरा नोट्स बनता जा रहा है, मैं तुमको एक साथ में सेंड कर दूंगी वर्ड्स में। ठीक है, और पुराना पढ़ रहे हो तुम लोग? यस मैम। पढ़ा? देखो साथ साथ में पढ़ते भी रहना, क्लासेस तो होती रहेंगी, डेली डेली क्लासेस हो रही है ना, और जैसे भी हो रही है, मतलब डेली हो रही है या शेड्यूल टाइम में क्लासेस तो चलती रहेंगी, और तुम्हारा सिलेबस भी कंप्लीट होता रहेगा। बट अगर तुम लोग घर पे हो और तुम इसको ऐसे ले रहे हो ना कि बाद में पढ़ लेंगे, तो बाद में पढ़ाई नहीं हो पाएगी। इसलिए डेली जितना होता है, जस्ट, और कुछ नहीं भी है तो एक बार रीड आउट कर लो, सिर्फ रीडिंग लगा लो, या फिर जितना भी टॉपिक टीचर पढ़ाता है उस टॉपिक को एक बार आप लोग अपनी तरफ से बुक में देख लो, या फिर नोट्स में कहीं अगर आपको नेट में कोई कंटेंट मिलता है उसमें देख लो।
क्योंकि उससे क्या होगा ना, जो टीचर ने बताया वो तो वो प्रोवाइड करेगा ही नोट्स, राइट। जो तुमने पढ़ा है, तुम्हारे पास अपना रिसर्च भी होगा, तुमने जो अपना पढ़ा है वो कंटेंट भी हो, तो दो दो कंटेंट हो जाएंगे तुम्हारे पास, वो ज्यादा अच्छा है। यस पर मैम। पढ़ना स्टार्ट करो, अपने से ही तुमको पढ़ना पड़ेगा अभी तो फिलहाल। यहाँ तो क्योंकि तुम्हारा रिकॉर्डिंग हो रहा है, तुम रख रहे हो, है ना, वो इजी वे है